क्या इनऑर्गेनिक में क्या रिकॉर्डिंग सुनोगे। अब देखो पेंटागनल रिंग्स की बात करें तो 12 पेंटागनल रिंग्स होती है C60 के स्ट्रक्चर में, 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है कार्बन का, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 30 होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 180 होते हैं ना, ये डेटा याद रखें। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो ये है। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, फुल रेंज। हाँ, एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हम बोलते हैं कि जो मेरा डायमंड है उसमें भी है ना एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ होता है, जो मेरा ग्रेफाइट है उसमें भी एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ होता है। फुल रेंज में हम लोग बोलते हैं फुल रेंज have two different type of बॉन्ड लेंथ, है ना। दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे, मतलब एक बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, एक बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, है ना। तो अब इसमें देखो अलग अलग बॉन्ड लेंथ, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में ना मैं टोटल 4 बॉन्ड लेंथ है हमारे पास। 4 बॉन्ड लेंथ कैसे हैं टोटल, चार बॉन्ड लेंथ हमारे पास ऐसे है कि एक तो डायमंड की बॉन्ड लेंथ है, एक ग्रेफाइट की और 2 फुलरीन की। तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का, वो होता है डायमंड में। और जो सबसे ये बॉन्ड है फुलरीन का, ये बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन ग्रेफाइट का, और ये है फुलरीन का। फुलरीन की 2 बॉन्ड लेंथ होगी, एक तो होगी लॉन्ग वाली और एक होगी शॉर्ट वाली। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कार्बन के 3 एलोट्रोप में सबसे लंबा कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां पर होता है, तो क्या बोलोगे, डायमंड में। और सबसे छोटा होता है फुलरीन में। फुलरीन में एक्चुअल में 2 बॉन्ड लेंथ होती है, एक लंबी वाली एक छोटी वाली, और उन दोनों के बीच में ग्रेफाइट का बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करता है। तो इस पॉइंट को भी तुम लोग याद रख सकते हो। ये हमने किसके बारे में बात करी है, ये हमने बात करी है बॉन्ड लेंथ के बारे में। चलिए, तो एलोट्रोप के बारे में जितने पॉइंट्स बताने थे वो मैंने बता दिए, तो नोट का पॉइंट हमारा हो गया खत्म। सर सर जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है कि ये वाले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसमें आप कुछ जनरल ऐसे रीजंस टाइप के से बता सकते हैं कि जैसे हमको अगर चेक करना हो कि जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में जब करवाया था कि तो कुछ बताए थे कि ये वाले नहीं करते हैं, तो उसका ये था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो +3 या +5 को फेवर करते। तो इसमें आप कुछ जनरल रीजंस टाइप के से बता सकते हैं क्या? जनरल रीजन देखो यही है कि जहां जहां पर देखो हाइड्रोजन है, जैसे PH5 SH4 SH6 ये सब, IH7 ये सब, इनमें तो देखो लॉजिक ये है कि हाइड्रोजन के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो सामने वाले को बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आए, खतरनाक वाली। जैसे PH5 में ऐसा नहीं है कि फास्फोरस को +5 में ले आएगा, तो उतना हाइड्रोजन के पास पावर नहीं होता कि सल्फर को +6 में ले आए हाइड्रोजन, ऐसा नहीं हो सकता हाइड्रोजन के साथ, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे HF4 में तुम देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही सेटिस्फाई नहीं होगा। फ्लोरीन हमेशा -1 में रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा +1 में रहेगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे तुम HF4 में, बोलो, ऑक्सीजन को क्या 0 लिखोगे क्या? तो इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। NCl5 में देखो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। या फिर जिसमें देखो बड़े बड़े हेलोजन आ रहे, जैसे HCl6 SBr6 Si6 ICl7 या ICl7 तक, जिनमें बड़े बड़े हेलोजन आ रहे हैं, उसमें इतने बड़े हेलोजन एक स्ट्रक्चर में या फिर एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के चारों तरफ इर्द गिर्द नहीं रह सकते, वरना स्टेरिक क्राउडिंग होगी। तो वो स्ट्रक्चर जो मेरा है वो स्टेबल नहीं रहेगा। बाकी हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे ग्रुप नंबर 16 में सारे हेक्साइलाइड बने, जैसे SF6 HCl6, तो हेक्साइलाइड हमेशा फ्लोरीन वाले स्टेबल होते हैं, बस उससे ऊपर वाले हेक्साइलाइड लाओगे तो स्टेबल नहीं होंगे। जैसे PBr PI4 को हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट किसके बेस पे, PI4 को बोल सकते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेस पे कि +4 में नहीं जाएगा।
XaH4 का तो मैंने पहले बता ही दिया। OF4 में ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई नहीं होगा, और FeI3 और COI2 वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ठीक है सर। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं। अच्छा सर तुम्हें वो तो पता है ना, NCl5 में तो मतलब एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल बोलेंगे। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अच्छा तुम्हें ये सब तो पता है ना, आर्सेनियस बेस, आर्सेनियस एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टन लोरी बेस, ब्रोंस्टन लोरी हाँ एसिड क्या सर। होते हैं, लुईस बेस, लुईस हाँ एसिड। सर। हाँ सर। मैं फिर भी एक बार अपनी तरफ से बोल देता हूँ बस। आर्सेनियस एसिड वो होते हैं जो H+ आयन दे, आर्सेनियस बेस वो होते हैं जो OH- आयन दे। किसमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। जनरली हम लोग वाटर के बारे में ही बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम पे, ठीक है। आर्सेनियस एसिड वो जो H+ आयन दे, आर्सेनियस बेस वो जो OH- आयन दे। ब्रोंस्टन लोरी एसिड बेस के बारे में बात करें तो ब्रोंस्टन लोरी एसिड वो जो H+ आयन दे, ब्रोंस्टन लोरी बेस वो जो H+ आयन ले, ठीक है। अब बात करते हैं लुईस एसिड, लुईस बेस के बारे में, ठीक है। लुईस एसिड, लुईस बेस वो होते हैं लुईस एसिड जो लोन पेयर ले, मतलब एक्सेप्ट करें, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुईस एसिड। और लुईस बेस वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हें पता है। अब हम लोग बात करते हैं बैक बॉन्डिंग के सर बारे में। ब्रॉन्स्टन लॉरी वाला एक बार फिर से बताना। ब्रोंस्टन लोरी एसिड वो जो H+ दे, ब्रोंस्टन लोरी बेस वो जो H+ ले। स्पिच H+ ले, जैसे मान लो OH- आयन है, ये H+ ले सकता है। हाँ सर। तो ये क्या है? ये ब्रोंस्टन लोरी बेस है। जैसे मान लो, जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तुमने, ऑर्गेनिक में GOC वगैरह में पढ़ाया होगा, सर ने पढ़ लिया होगा शायद GOC तुमने, मैंने देखे तुम्हारे वीडियोस अपलोड हुए हुए। CH3- है, ये H+ लेके इजिली CH4 बनाएगा जो कि स्टेबल स्पीशी है। तो ये क्या है? ये बेस है। कौन सा बेस है? ब्रोंस्टन लोरी बेस, ठीक है। जैसे NH3 है, ये बेस होता है, तो दोनों टाइप का बेस है, लोन पेयर दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। मतलब ये लुईस बेस भी है और ब्रोंस्टन लोरी बेस भी है, समझे? तो मतलब वही प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन। हाँ वही ना, तो H+ का मतलब वही प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो लुईस क्या ब्रोंस्टन लोरी बेस होते हैं, ठीक है। सर जैसे ऊपर वाले हमने बॉन्ड लेंथ लिखी है अभी, जो फुलरीन शॉर्ट, ग्रेफाइट, फ्लोरीन लॉन्ग और डायमंड में, अगर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्ट बॉन्ड लेंथ और फुलरीन भी है, तो उसमें शॉर्ट बताएंगे कि लॉन्ग बताएंगे? ये मतलब डाउट था, कैसे बताएंगे यार? ऐसे तो मेरे हिसाब से पूछेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि फुलरीन में दोनों टाइप का बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करता है। अभी देखो, ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि कौन सा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसमें होता है, और उसमें फुलरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, और फिर कोई डी ऑप्शन अलग से कुछ दे दिया, तो फुलरीन ही टिक करेंगे हम लोग, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो फुलरीन में एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए हम लोग फुलरीन को टिक करेंगे, समझे? चलिए, अब हम लोग नई चीज पढ़ने जा रहे हैं आज, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग की थोड़ी सी थ्योरी में लिख देता हूं। बैक बॉन्डिंग में हम लोग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग generally takes place when out of two bonded atoms one of the atom has vacant orbital and the other bonded atom has some lone pair of electron। मतलब दो एटम है जो बॉन्डेड है, उसमें से एक के पास अगर एक के पास क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल, और दूसरे के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो वहां पर बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं, फिर मैं बैक बॉन्डिंग वैसे तो एक्सप्लेन करूंगा मैं। हम लोग बोलते हैं क्या,
बैक बॉन्डिंग increases the bond length, नहीं bond strength, bond length को तो decrease करेगा वो, increases the bond strength and decreases the bond length. ठीक है, बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा. जैसे सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है बैक बॉन्डिंग का? BF3 में देखो क्या होता है. BF3 में हमारे पास ये बोरोन है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा वाला? 2p वाला. फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास भी क्या है? लोन पेयर है. लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है? 2p में. तो यहाँ पर पार्शियली पाई बॉन्ड बन जाता है, पार्शियली पाई बॉन्ड बन जाता है. तो इसी पार्शियली जो पाई बॉन्ड बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड. तो जो बोरोन है वो तीनों फ्लोरीन के साथ थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड बना लेता है, मतलब पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं. अब पार्शियली पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हुआ है ना, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है तो क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. इतनी बात समझ आती है? हाँ सर. ठीक है. अब देखो इसमें पॉइंट्स हमें याद क्या क्या रखने हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि बैक बॉन्डिंग से हो क्या रहा है, उस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग ने किस किस चीजों को अफेक्ट किया है, तो वो चीजें क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BF3 क्या हुआ? डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज. डिक्रीज हुआ. क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, बोरोन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा. लुईस एसिड मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, है ना. अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फ्लोरीन बाय बैक बॉन्डिंग खत्म कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसकी खत्म कर दिया, अब मेरा बोरोन उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है जितना बैक बॉन्डिंग से पहले था, तो अब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई है, मतलब अब वो उतना इलेक्ट्रॉन का भूखा नहीं है जितना पहले था, तो उसके लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. समझ में आ रही है ये बात? हाँ सर. हाँ. सेकंड पॉइंट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट बोरोन क्या होगी? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज. डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी हमारी कम हो गई है. और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बोरोन एंड फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिक्रीज हुआ. ठीक है. इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हुआ. इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हुआ. बैक बॉन्डिंग से लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हुआ. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो क्या हुई? कम, है ना. यार कुछ तो क्या गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक है. अच्छा, तुम्हें ये तो पता है ना लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ग्रुप और पीरियड में मैंने तुम्हें बता रखी है लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी. हाँ सर. क्या है होती है बताओ? नहीं सर. नहीं बताई ना. चलो ठीक है, पहले ये पॉइंट्स लिख देता हूँ फिर मैं बताऊंगा. नेक्स्ट पॉइंट और हाँ बोलो. सर आपने बोला बैक बॉन्डिंग के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए एटम, बॉन्डेड एटम के पास, और दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए. तो BCl2 में क्यों नहीं होता है बैक बॉन्डिंग? किसमें? BCl2 में. BeCl2 में क्यों नहीं होता बैक बॉन्डिंग, ये बोलना चाह रहा है? हाँ, BeCl2 में. हाँ अभी मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा, रुक जा. अब देखो इसमें आगे पॉइंट में लिख रहा हूं क्या? डिक्रीज इन BF bond length, decrease in BF bond length is due to
p pi बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग से एक पाई बॉन्ड का एडिशनल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, हमारा बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, the extent of back bonding is much larger if the orbitals involved in the back bonding are of same size। इस वजह से BeCl2 में नहीं होती। कि हम बोल रहे हैं कि जो बैक बॉन्डिंग हो रही है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, जिसमें पार्शियल पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, वो लगभग सेम साइज के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो BF3 में अच्छा बैक बॉन्ड होगा, क्यों? ऑर्बिटल सेम साइज, क्योंकि ऑर्बिटल सेम साइज के हैं यहाँ पर 2p, इसलिए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग अच्छा है। तो अगर अच्छा एक्सटेंट रहेगा बैक बॉन्डिंग का, उसके लिए क्या चाहिए हमें, ऑर्बिटल सेम साइज का चाहिए। ऐसे नहीं है बेरिलियम के अंदर कहां से 2s और अपना क्लोरीन 3p, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सर। थर्ड एक पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क कर देता हूं, इस पे भी स्टार मार्क कर दूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट अगर इंक्रीज होता है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीजेस। लुईस एसिडिक कैरेक्टर मेरा डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना अच्छा बैक बॉन्ड होगा हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बैक बॉन्डिंग से कम हो गई है तो बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा नहीं वो, मतलब उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। जैसे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लुईस एसिडिक कैरेक्टर नहीं, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, कैरेक्टर को लिखा है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है। कैरेक्टर घटना मतलब लुईस बेस कैरेक्टर बढ़ना, ऐसे मतलब नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। इनमें है ना, हमें बताना है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। डिटरमाइन द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है? Bi3 सबसे अच्छा लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2p ओवरलैप हो रहा है, इसमें 2p 3p ओवरलैप हो रहा है, इसमें 2p 4p ओवरलैप हो रहा है, इसमें 2p 5p ओवरलैप हो रहा है। मतलब आयोडीन का लोन पेयर 5p में है और जो वेकेंट है बोरोन वो 2p में है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। बैक बॉन्डिंग जितना बेकार होगा उसका लुईस एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को तो आयोडीन दूर नहीं कर पाया है बाय बैक बॉन्डिंग, तो बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। समझ में आती है इतनी बात? हाँ सर। हाँ सर। चलो वो डोनेशन टेंडेंसी को भी लिखवा देता हूं मैं ना, नोट डाल के अलग से लिख लेते हैं इसको। डोनेशन टेंडेंसी मुझे लगा लिखवा दी होगी, एक तो कंफ्यूजन बड़ा रहता है कौन सी चीज कब पढ़ा दी नहीं पढ़ाई, तो पूछ लेता हूं मैं बीच बीच में। नोट के दोनों पॉइंट अच्छे हैं, लोन पे डोनेशन टेंडेंसी में पता होना चाहिए। वैसे तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक का पार्ट है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक में लोन पे डोनेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बेस वेस बताते हैं ना, इसलिए। तो हम लोग ने पेयर डोनेशन tendency is inversely proportional to electron negativity।
लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसके ब्रैकेट में एक चीज लिख दो, क्या? एप्लीकेबल इन सेम पीरियड। पीरियड में एप्लीकेबल होगा बस, ये ग्रुप में नहीं। सेकंड पॉइंट तो भी स्टार मार्क लगा देता हूं। सेकंड पॉइंट में हम लोग बोलते हैं लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी is inversely proportional to size। ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? ग्रुप में, सेम ग्रुप। अगर एक पीरियड में देख रहे हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोन पे डोनेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक ग्रुप में देख रहे हैं तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पे डोनेशन टेंडेंसी, है ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, छोटा सा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस बेस स्ट्रेंथ, कि भैया कौन अच्छा लुईस बेस है ना। पहला है, हमें डिटरमाइन करना है NH3 H2O और HF में। लोन पेयर है सभी के पास? हाँ है। एक तो इसमें देख दो, एक देख दो इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 CH2 NH2। लोन पेयर इसमें भी है। थर्ड एक इसमें देख दो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बताओ। फर्स्ट वाले में NH3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन HF। अच्छा, तुम बोलना चाह रहे हो फर्स्ट वाले में ये आएगा, ऐसा? हाँ ठीक है। फर्स्ट वाला क्लियर है सभी को? हाँ। सेकंड वाले में बताइए। थर्ड ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ऐसा है क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S कैरेक्टर बढ़ेगा। SP SP2 SP3 S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसमें देखेंगे तो ये तो सिंपल है। एक ग्रुप में साइज से देख सकते हैं, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी होगी। समझ गए? हाँ। अच्छा, वो सब तो तुम्हें बताने का जरूरत नहीं है ना, वो तो शायद पता ही होगा तुम्हें। वही ट्राइसिलिल अमाइन इज प्लेनर बट ट्राई मिथाइल अमाइन इज पिरामिडल वाई। पता है? बताऊं मैं? सर बता दीजिए। नहीं सर पता बता है। दीजिए। बता, तो उसका एक दूसरा वर्जन बताता हूँ तुम्हें ना। सर तो थर्ड वाले में अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा लिखेंगे ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइज, जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है आयोडीन पे, तभी तो डोनेट नहीं कर रहा क्योंकि उस पे तो स्टेबल है। हाँ ठीक है। देखो मैं ना एक बताता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन बोलता हूँ ना, थोड़ा डिफरेंट वाला है। वो ट्राइसिलिल वगैरह तो वो तो मतलब विंटेज क्वेश्चन है वो तो। डिटरमाइन बॉन्ड एंगल ऑर्डर इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। एक तो हमारे को दे रखा है ये CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। एक दे रखा है SiH3 N C डबल बॉन्ड O। ये दे दिया θ1, ये दे दिया θ2। ये एंगल है ना, ये θ2 है और ये एंगल θ1 है। कौन से ज्यादा होगा बताना? सर θ2। कौन सा एंगल ज्यादा होगा? θ2। θ2 ज्यादा होगा। θ2 ज्यादा होगा θ1 से। क्यों होगा?
बैक बॉन्डिंग की वजह से लीनियर जैसा बन जाएगा। हाँ, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। सिलिकॉन के पास पी तो खाली नहीं है क्योंकि इस तो 4 बॉन्ड बना लिए, तो पी तो उसका कुछ खाली बचा नहीं है, बट उसके पास डी वेकेंट है तो उसमें वो बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर थोड़ा भी बैक बॉन्डिंग होगा तो लोन पेयर का थोड़ा सा रिपल्सन कम होगा, लोन पेयर का थोड़ा सा भी रिपल्सन कम हुआ तो θ2 ज्यादा हो जाएगा θ1। समझ आ रही है बात? बोलो। हाँ हाँ सर। सर रिपल्शन कम होने से थीटा कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा तो थीटा तो बढ़ेगा ही ना। यहाँ से तू बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन कम कर रहा है तो ये थीटा बढ़ेगा नहीं? नहीं बढ़ेगा? हाँ ये ऐसा नहीं लग हाँ रहा तेरे सर, को? हाँ। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ, आंसर भी मैं ही लिख दूंगा ना। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी ऑक्सीजन एटम इन एनायन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के एनायन में सभी ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना देता हूँ एनायन ऑफ बोरेक्स। sp2 होगा, ऐसा होगा, और इधर OH 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 OH, है ना। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मल, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मल। अब सारे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है ना, एवरी ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है सारे का, तो मैं बोलता हूँ ये ऑक्सीजन sp3 है, ये ऑक्सीजन sp, मैं आंसर बता देता हूँ पहले, तुम्हें बाद में एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना है ना। ये ऑक्सीजन सारे sp3 है ना। अब बचे हुए दूसरे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन sp2 है, ये ऑक्सीजन sp2 है, ये ऑक्सीजन sp2 है, ये ऑक्सीजन sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। अब जो sp2 और sp3 वालों का एक्सप्लेनेशन दो मुझे, कैसे मैंने बोला? sp2 वाले ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में। हाँ, तो दूसरे sp3 वाले क्यों नहीं कर रहे? बोरॉन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो कर। हाँ, जो ऑक्सीजन ऐसे बोरॉन से कनेक्टेड है जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि बोरॉन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है, तो बैक बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ऑक्सीजन sp3 हो गया है, 2 बॉन्डेड एटम और 2 लोन पेयर के साथ। पर ऐसा ऑक्सीजन एटम जो ऐसे बोरॉन से कनेक्टेड है जिसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो वो लोन पेयर डोनेशन में जाएगा। तो एक लोन पेयर डोनेशन में जा रहा है तो वो आयोडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, इसलिए उसका आयोडाइजेशन क्या हो गया? sp2। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलो, तो बैक बॉन्डिंग में इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं नई चीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग क्या है ना। इसमें हम लोग वही सब बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो, अपना डाइबोरेन B2H6 है, और भी एक दो लोगों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो चीज काम की होगी वो बस मैं बताऊंगा, है ना। फालतू की बातें नहीं करेंगे इसमें। अच्छा चलो ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग में। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ, क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं देयर आर मैनी कंपाउंड्स in which some electron deficient bonds are present। 11:15 तक है ना हमारी क्लास, अभी तो 15 मिनट है। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट bonds are present apart from
नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड which are two center two electron bond 2C 2E बॉन्ड। जो नॉर्मल बॉन्ड होता है, जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। समझते हो इस बात को? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब, जैसे मान लो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया मैंने फ्लोरीन और फ्लोरीन का, तो ये तो है सेंटर, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे 2C, और इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं 2E। ठीक है, तो जो नॉर्मल बॉन्ड होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड, वो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, मतलब दो लोगों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। समझ में आती है इतनी बात? हाँ सर। बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर मान लो ऐसा ही ये बॉन्ड तीन लोगों के बीच में बने, है ना, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड तीन लोगों के बीच में बने, ऐसा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड के बारे में। तो हम बोलते हैं क्या, दीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैव less number of electron than expected। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड बोल रहे हैं। सच एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसे नॉर्मल तो होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, बट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होते हैं वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब तीन लोगों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बन गया। अब इनके कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे पास, कौन है? डाइबोरिन B2H6। अब B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखो इसको, है ना। बोरोन होता है 2 और हाइड्रोजन होते हैं 4, नहीं सॉरी 6, B2H6। ठीक है, अब जो ये साइड वाले हाइड्रोजन है, ये तो ठीक है, ये तो एक एक बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, है ना। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर यूज कर लिए साइड में हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो तो नॉर्मल बॉन्ड था, मतलब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। और इन हाइड्रोजन को मैं टी नाम दे देता हूं, HT का मतलब टर्मिनल वाले हाइड्रोजन, और बीच वालों को बोल देता हूं HB, मतलब ब्रिज वाले हाइड्रोजन, बीच के। अब बोरोन के पास, बेचारे के पास बस एक इलेक्ट्रॉन और बचा है ना। इस बोरोन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर मैं होल बनाता हूँ, ये होल है, इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब होल का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। अब देखो इधर बॉन्ड, देखो बॉन्ड बनेगा, ये रहा और ये रहा, इधर बॉन्ड बना ये, और इधर बॉन्ड बना ये। जहां पर मार्क किया है ना, एकदम सॉलिड मार्क किया है, सॉलिड सर्कल है, वो तो इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर होल है मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं। अब तुम ध्यान से देखो इस पूरे इसको, यहाँ पर कितने सेंटर है? 3 सेंटर। तो यहाँ पर 3 सेंटर है, बट इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं देखो? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर इसका एक और नाम होता है क्या? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। ठीक है, चलिए। सर वो बॉन्ड कैसे बना लिया? अभी मुझे क्या पता कैसे बना लिया बॉन्ड बस, तभी तो स्पेशल टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। नॉर्मल बॉन्ड से अलग बॉन्ड है ये, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है,
तीन मॉलिक्यूल, तीन एलिमेंट या तीन एटम मिलकर दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दो बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा सीन है। तो ये पूरा एक बॉन्ड है जिसको हम बनाना बॉन्ड बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें अब हमारे पास देखो काम की बातें क्या क्या है। काम की बात हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले काम की बात, जो चार बॉन्ड है हमारे वो तो कौन से हैं? दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन। और जो दो बॉन्ड है वो कौन से हैं? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन वाले। अरे सभी लोग म्यूट रखो अपने आप। चार बॉन्ड तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन वाले दिख रहे हैं, चार बॉन्ड दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन वाले टर्मिनल वाले चारों। और दो बॉन्ड है थ्री सेंटर दो इलेक्ट्रॉन वाले, थ्री सेंटर दो इलेक्ट्रॉन वाले दो ही बॉन्ड है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है मेरा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं तो मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ कौन सा ज्यादा होगा? बोरोन और HB का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या फिर बोरोन और HT का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? बोरॉन और HB का। बोरोन और HB का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि वो बॉन्ड वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उतनी ज्यादा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं हो पाई है, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी HB और HT में, मैं बोलूंगा HT वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब ना एंगल की बात करते हैं। एंगल बिटवीन HB B और HB और HT B और HT, इन दोनों में बॉन्ड एंगल की बात करें, है ना। देख लो बॉन्ड एंगल कौन से वाले की बात करें। HT BHT और HB BHB, ये बॉन्ड एंगल समझ गए ना कौन से एंगल की बात करो? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? सर HT BHT। हमारा जो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वो ये वाला ज्यादा होगा। देखो मैं इसको मार्क भी कर देता हूं, मार्क करता हूं मैं इसको थोड़ा अलग। इसको मैं बोलता हूं अगर दिस वन इज θ2 एंड दिस वन इज θ1, तो कौन सा ज्यादा बड़ा है? θ2 बड़ा है θ1 से। कोई मुझे बता सकता है क्यों है ऐसा? रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन ज्यादा है। उधर देखो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि θ2 वाले में दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, बल θ1 में एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इट इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन प्लेनर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं वेज डैश की फॉर्म में, तो वेज डैश की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कैसा होगा बताओ? सर ब्रिज वाले H एक ऊपर होगा एक नीचे होगा प्लेन के, है ना। तो देखो ऐसा बनाता हूं मैं ना, ये जो टर्मिनल वाले है ना, इसको तो इस स्क्रीन के प्लेन में ही मान लेते हैं ना। समझ रहे हो स्ट्रक्चर कैसी हो रही है? हाँ सर। हाँ सर। कि हमारा जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है वो तो अपने स्क्रीन के प्लेन में है, ब्रिज वाले एक हाइड्रोजन स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है और एक वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो हम लोग इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? दो बोरोन एंड 4 HT lie in same plane, बोल सकते हैं हम लोग। हाँ सर। कि दो बोरोन और 4 HT है, मतलब टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है, वो हमारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एक्ट एज अ लुईस एसिड। कोई तुमसे पूछे कि B2H6 लुईस एसिड है या नहीं है, तो तुम्हें बिल्कुल हाँ भर लेनी है, हाँ हाँ ये लुईस एसिड है। क्यों है? अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड तो होगा ही। यस सर। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैंने ना BeCl2 सॉलिड के बारे में तो बता ही दिया है, तो वहीं पे मैं लिख देता हूँ चीज, मैं वापस से बताने का जरूरत नहीं होगी हमारे को। कहाँ बताया था BeCl2 सॉलिड के बारे में?
हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख दिया था, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो प्लेनर तो हो ही नहीं सकता, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मेरा होगा। तो हमने सबसे पहले अभी B2H6 को देख लिया। हम लोग एक और देखते हैं कौन, सर लेकिन इसमें फिर वो कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, मतलब वो लोन पेयर लेगा कैसे, मतलब लेगा कैसे का क्या मतलब है? मतलब पहले अपने को मालूम था ना कि बोरॉन पर मतलब वो एम्प्टी ऑर्बिटल था इसलिए वो ले लेता था, अभी इसमें मतलब बोरॉन पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पूरा। हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है हमारा बोरॉन अभी भी, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल खाली तो है। ये देखो ना इसने बॉन्ड बना लिया, होल 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 दिख रहे हैं, खाली तो है। या फिर B2H6 को हम लोग BH3 का डाइमर भी बोलते हैं। तो अगर तुम सिर्फ बोरेन की बात करो, एक्चुअल में ये तो डाई बोरेन है। अगर बोरेन की बात करो तो बोरेन भी मेरा लुईस एसिड है और डाई बोरेन भी मेरा लुईस एसिड है। इसलिए ये पॉइंट अलग से इसलिए ही लिखवाया है मैंने, क्योंकि बच्चों को लगता है कि डाई बोरेन ने तो बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिए, अब तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई है। नहीं हुई है खत्म, 4 बॉन्ड बना लिए हैं बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइमर ऑफ BH2 मतलब B2H4। ये क्या सा होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बता देता हूँ। स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है इसका, बेरिलियम है 2 और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बेरिलियम के पास ऑब्वियसली 2 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो एक यहाँ पर होल। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इधर होल, फिर इधर इलेक्ट्रॉन, फिर इधर होल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर होल, फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर तो बॉन्ड बन ही जाएगा। अब देखो ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं, जैसा उसमें बना था सेम वैसा ही है इसमें भी। अगर हम लोग बात करें इस बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड किस टाइप का है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब पॉइंट काम के क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे काम का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम। क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे बेरिलियम का? sp3 sp2, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, नॉन प्लेनर नहीं है, ठीक है। B2H6 डाइबोरॉन था, वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर था। B2H4 हमारा डाइमर ऑफ BH2 है जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर है। थर्ड हम लोग बात करते हैं इसी में ही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग में ही, पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ BeH2। जिसे डाइमर देखा वैसा ही इसका पॉलीमर भी है हमारे पास। पॉलीमर कैसा होगा, पॉलीमर को देखो, पॉलीमर कुछ ऐसा होगा, मैं बना के बताता हूँ तुम्हें। बेरिलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेरिलियम, बस इतना ही है ना। इधर तो फिर डैश 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 कनेक्ट होता जा रहा है, इधर भी डैश 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 कनेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल, इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल, इधर इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही इधर इलेक्ट्रॉन, इधर होल, फिर इधर होल, इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन, होल, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं बॉन्ड से। अगर कोई तुमसे इसमें पूछे कि भाई बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? sp3। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम की बात करें तो बोलेंगे 4 बॉन्ड बना रहा है सिंपल, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम हो गया है sp3। स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसलिए नॉन प्लेनर है। और इसमें भी हम लोग उस बॉन्ड को देख सकते हैं, जो मेरा ये बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सर एक डाउट है। हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो sp3 और ये सब लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन।
डाइमर ऑफ AlCl3 Al2Cl6। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग तो नहीं है, बट हम लोग सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं डाइमर वगैरह ये सब, तो इसलिए मैं इधर ही पढ़ा दे रहा हूँ इसको। इसमें देखो क्या होता है, AlCl3 ऐसा होता है, बस वो जो AlCl3 होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए डाइमर बना लेते हैं, तो ऐसा बना है डाइमर। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्या बोलोगे? sp3। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम हम लोग बोलेंगे sp3। मैं पूछूं स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आज का लास्ट पॉइंट, फिफ्थ। फिफ्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? सर ये मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना? हाँ, ये शांतनु चौधरी हमारी क्लास में क्या कोई? नहीं सर। नहीं हाँ सर। सर, हाँ सर, वो नया एडमिशन है। तो अभी इतना जल्दी क्यों आया है ये? सर ये पता नहीं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं डाइमर ऑफ ICl3 के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे I2Cl6, जो भी थोड़ी देर पहले भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका, है ना? बट इसमें कुछ पॉइंट्स काम के हैं, इसलिए मैं इसको वापस से बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका बनाए तो देखो, जैसा AlCl3 था वैसा ही बनेगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ऊपर यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, अब देखो इसमें काम की बात क्या है। सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन, तो हमने पहले भी लिखा था, वो क्या होगा? sp3d2। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर है ना? तो अगर कोई तुमसे इसमें पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन सेम प्लेन, तो क्या बोलोगे? 6 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन सेम प्लेन, तो सारे के सारे हैलोजन ही और सब भी एक ही प्लेन में है, तो हम बोलेंगे 8। कोई बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन सेम प्लेन, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 क्लोरीन है और वो एक ही प्लेन में। समझ गए? तो बैक बॉन्डिंग में जितना हमने पढ़ना था, जो जो हमारे काम का था, सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, अब चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए हमारे पास मेनली बचा क्या है? मेनली चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए बचा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली बचा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी और फजान रूल, बस इतना ही बचा। बाकी तो छोटी मोटी बातें उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सर केमिकल बॉन्डिंग के लिए शीट इनफ है एडवांस तक के लिए? हाँ